देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन के जो आपके यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 था उसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, दोनों ही लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली और आज का जो लेक्चर्स है इसमें हम सारी बातों को कंक्लूड कर लेंगे। मतलब जो मेन टॉपिक है आज हम उसको समझ लेंगे और पूरी तरह आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम वेस्टफेलिया के टॉपिक को पूरी तरह कवर करेंगे। मुद्दे पर डायरेक्टली आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि वेस्टफेलिया वो चीज़ थी जिसकी बदौलत विश्व में पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बदल गया। देखो, वेस्टफेलिया से पहले क्या होता था, बहुत सारी बातें आपको पहले भी मैंने पढ़ा रखी हैं। वेस्टफेलिया से पहले क्या होता था, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको। वेस्टफेलिया से पहले साम्राज्य हुआ करते थे। साम्राज्य का मतलब ये था कि साम्राज्य की जो सीमा होती थी, बाउंड्री होती थी, वो सीमित नहीं थी। अगर एक राजा ताकतवर है, एक शक्तिशाली राजा है, तो वो दूसरे राजा को हराकर उसका क्षेत्र अपने राज्य में मिला लेता था। मतलब ये कि अगर पहले जब साम्राज्य हुआ करते थे तो उस टाइम पर साम्राज्य कितने भी बड़े हो सकते थे, कोई विरोध करने वाला नहीं होता था। बस तलवार की नोक पर अगर आप हरा देते हो तो आप किसी के क्षेत्र को अपने अंडर में ले सकते हो, या अगर आप हार जाते हो तो आपको अपना क्षेत्र देना पड़ता था। तो वेस्टफेलिया से पहले यही स्थिति बनी हुई थी। लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, स्पेशली हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तब। और इसी के चलते फिर वेस्टफेलिया के आगे चलकर संधि होती है, जब लोग शांति समझौता करते हैं और शांति समझौता करने के बाद कई सारी चीज़ें तय करते हैं, जिसे आज आप इस वीडियो में समझ लेंगे। तो क्या चीज़ें कैसे थी, आइए अब हम इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं वेस्टफेलिया की। आखिर वेस्टफेलिया क्या था। 30 वर्षीय युद्ध, प्रारंभ एवं युद्ध की कार्यप्रणाली। देखिए दोस्तों, वेस्टफेलिया क्या था, 30 वर्षीय युद्ध था। यूरोप में एक युद्ध था जिसे नॉर्मली वेस्टफेलिया का युद्ध कह दिया जाता है। ये एक धार्मिक युद्ध था। धीरे धीरे इसमें ये राजनीतिक युद्ध भी बन गया, इसमें कई सारी चीज़ें जुड़ गई। तो ये 30 सालों तक ये युद्ध हुआ था, ये वॉर चली थी। इसे 30 ईयर्स ऑफ वॉर वेस्टफेलिया कहा जाता है। तो वेस्टफेलिया क्या था, 30 ईयर्स ऑफ वॉर थी जो कि यूरोप में हुई थी, लड़ी गई थी। तो एक लाइन में मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया, बट एक लाइन से एक फ़ायदा नहीं है, हमें पूरा समझना है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, थोड़ा डिटेल में अब इसे समझ लेते हैं, बट जल्द से जल्द ही मैं आपको इसे समझा दूंगा। तो देखिए, वेस्टफेलिया यूरोप में 1618 से 1648 तक 30 वर्ष के युद्ध से संबंधित है। और याद रखना, इस वेस्टफेलिया का पूरे वर्ल्ड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसे मैं आगे समझाऊंगा। अब ये जो वेस्टफेलिया का युद्ध शुरू हुआ था, ये वो समय था जब राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करते थे, नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। सभी छोटे बड़े साम्राज्य, हम यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो सभी छोटे मोटे साम्राज्य पवित्र रोमन एम्पायर, जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, उसके अंतर्गत आते थे। वास्तविक शक्ति धार्मिक प्रमुख के हाथों में थी, इसीलिए चर्च काफ़ी शक्तिशाली थे। पवित्र रोमन साम्राज्य में जितने भी साम्राज्य थे वो सब पोप के अधिकार क्षेत्र में थे। इस तरह ये जो साम्राज्य थे वो प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थे, सॉवरेन नहीं थे। मतलब वो अपना डिसीजन लेने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइम था वेस्टफेलिया का, वो एक ऐसा टाइम था यूरोप में कि जितने भी साम्राज्य थे छोटे मोटे, वो रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में आते थे। वहाँ का जो हेड था पोप, जो कि धार्मिक प्रमुख था, चर्च का धार्मिक प्रमुख था, ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति पोप को माना जाता है। तो वही उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। जो साम्राज्य थे वो पूरी तरह संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का क्या मतलब होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि वो अपने डिसीजन लेने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। जैसे कि मान लो घरेलू मामले में कोई डिसीजन लेना है कि कोई मान लो धार्मिक कुप्रथा है जिसका अंत किया जाए, और सरकार चाहती है उस कुप्रथा या बेकार प्रथा को ख़त्म करना चाहती है। इसके अलावा सरकार या तो दूसरी चीज़ें करना चाहती है अपने साम्राज्य में, बट अगर पोप इससे सहमत नहीं है तो वो साम्राज्य, वहाँ का जो राजा है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंटेड लागू कर सके। राजा कहने को तो वो राजा था, बट जब धर्म की बात आती थी तो धर्म के मामले में जो पोप था उसके पास शक्ति बहुत ज़्यादा थी। हालांकि यहाँ हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, बट धार्मिक प्रमुख होने के बावजूद जो पोप था वो पॉलिटिकल प्रमुख भी बनना चाहता था। देखो, जो धर्म के मामले में तो पोप सबसे ज़्यादा ऊपर था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, बट असली में भी चाहे वो पॉलिटिकल पावर क्यों ना हो, वो भी पोप के हाथों में थी। क्यों? क्योंकि
देखो पहले धर्म ही तो सब कुछ होता था, धर्म जिसके हाथ में, शक्ति उसके हाथ में। तो पूरी तरह जो पावर थी वो पोप के हाथ में थी। तो राजा और पोप के राजा और जो पोप था, जो धर्म था, धार्मिक जो प्रमुख थे, उनके बीच एक तरह से समझ लो कि एक तरह से एक छोटा सा समझ लो एक वॉर छिड़ गई, यही समझ लो आप। ये मतलब स्पष्ट रूप से वॉर नहीं थी, मतलब आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं थी, बट कहा सुनी में ही समझ लो एक वॉर से छिड़ गई, क्योंकि राजा भी चाहते थे कि हमारे पास पूरी पावर हो, और जो पोप था वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करता था। जो पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक अफेयर्स होते हैं, जो भी मतलब राजनीतिक से संबंधित विषय होते हैं, उनमें भी दखल देता था। तो साम्राज्य जो थे वो स्वतंत्र नहीं थे। और ये जो स्थिति थी जिसकी हम वेस्टफेलिया के टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय जो साम्राज्य थे वो आपस में लड़ते भी रहते थे एक दूसरे के क्षेत्र के लिए। जो टेरिटरी हुआ करती थी उसके लिए लड़ते भी रहते थे कि ये मेरा इलाका है, नहीं वो वाला मेरा इलाका है, मुझे दे दो। तो इसके लिए लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। तो बॉर्डर्स भी कन्फर्म नहीं थे, और ऊपर से जो पोप था वो सर्वोच्च था। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि वॉर होना तय था। इसका सबसे बड़ा जो कारण था वॉर का, वो आप इसे कह सकते हो कि जो साम्राज्य थे वो पूरी तरह सॉवरेन नहीं थे। वो बाहरी डिसीजन लेने में भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, और इंटरनल डिसीजन लेने में भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। धर्म का बोलबाला था, चर्च प्रधान बनता था। तो इसी कारण से यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था। अब इसको समझिए दोस्तों, अब ये जो टाइम था मध्यकाल का, इसी टाइम पीरियड में तो पुनर्जागरण सामने आया था। जो पुनर्जागरण आंदोलन था, रेनेसांस जिसे कहते हैं, रेनेसांस कहते हैं आई थिंक। तो ये जो पुनर्जागरण का आंदोलन था, ये क्या था, इसमें सुधार होना शुरू हुआ। इसमें जो एक प्रमुख लीडर थे वो मार्टिन लूथर किंग थे, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया और सुधारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये पुनर्जागरण में क्या हुआ था, जो संस्कृति थी, जो प्राचीन कल्चर था, संस्कृति थी, जो प्राचीन किताबें थी, उनको पढ़ा गया। जो प्राचीन विचार थे उनको दोबारा से रीड करना शुरू किया लोगों ने। अब लोगों को समझ में आने लगा कि जो धार्मिक धर्म को जो हम फॉलो कर रहे हैं आज, उसमें कई सारी कुप्रथाएं हैं। अब वो बहुत ही पुराने टाइम पर जो विचार थे उनको भी दोबारा से आगे लाया गया, सामने लाया गया लोगों के। तो लोगों ने पुराने विचारों को भी देखा, तो उनको लगा कि जो मध्यकाल में हम विचार फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पर, वो विचार पुराने विचार से भी ज़्यादा मतलब रूढ़िवादी हैं। इसके साथ ही पुनर्जागरण में कई सारे जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया गया। चर्च की जो द्वारा जो कुप्रथाएं की जा रही थी, और चर्च का नाम चर्च कौन सा चर्च प्रमुख था, वो था कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च ही मुख्य रूप से ईसाई धर्म का चर्च माना जाता था उस समय तक। कैथोलिक चर्च ही सब कुछ था। तो कैथोलिक चर्च के द्वारा जो कुप्रथाएं वगैरह जारी थी, अब इसी टाइम पर इसमें भ्रष्टाचार वगैरह की भी बहुत सारी खबरें आ रही थी, तो इसलिए इसका विरोध किया गया। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो विरोध किया जा रहा था वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया जा रहा था। और जितने भी लोग जो विरोध कर रहे थे कैथोलिक चर्च का, उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। जो समर्थन कर रहे थे कैथोलिक चर्च का, उन्हें कैथोलिक कहा गया, और जो समर्थन नहीं कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे उसका, उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। अब इसी चीज़ में आप एक और चीज़ को समझिए, जो प्रोटेस्टेंट था, अब उसमें भी दो ग्रुप बन गए थे। दो ग्रुप कैसे, विचार को लेकर थोड़ा विवाद हो गया यहाँ पर। प्रोटेस्टेंट में कुछ लोग जो मार्टिन लूथर को फॉलो कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग जो था उसके विचारों को मान रहे थे, तो उन्हें जो फॉलो कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग को, उन्हें लूथेरियन कहा गया। अब इसी में एक आ जाते हैं कैल्विन। अब कैल्विन भी एक व्यक्ति थे जिनके विचारों को कुछ लोगों के द्वारा माना गया, स्वीकार किया गया। तो प्रोटेस्टेंट विरोध कर रहे थे कैथोलिक चर्च का, और प्रोटेस्टेंट दो वर्गों में बढ़ गए थे, एक मार्टिन लूथर किंग के फॉलोवर्स थे और एक कैल्विन के। जो मार्टिन लूथर किंग का फॉलोवर था उसे लूथेरियन कहा गया, और जो कैल्विन का विरोध कर रहा था उसे कैल्विनिस्ट कहा गया। ये तो इंग्लिश में शब्द है, आप कैल्विनवाद भी कह सकते हैं, कैल्विनवादी, लूथेरियनवादी, ये हिंदी में से ये कह सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ राज्य ऐसे थे, पहले तो सभी कैथोलिक चर्च की बात मानते थे, जितने भी साम्राज्य थे या राज्य थे सब कैथोलिक चर्च की बात मानते थे यूरोप में। बट अब कुछ राज्य थे जैसे कि डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया,
तो अब ये परिवर्तित होना चाहते थे, अपना धर्म बदलना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट बनना चाहते थे ये राज्य, ये जो साम्राज्य थे वो। बट कुछ लोग जो थे वो कैथोलिक ही रहना चाहते थे। तो जो कैथोलिक राज्य थे और जो प्रोटेस्टेंट राज्य थे, अब दोनों आमने सामने आ गए, दोनों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। कैथोलिक राज्य और प्रोटेस्टेंट राज्य दोनों ही एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। हालांकि वो प्रोटेस्टेंट बने नहीं थे, बट वो प्रोटेस्टेंट बनना चाह रहे थे, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन वगैरह। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, अब यहाँ पे युद्ध की स्थिति थी, अब इसी को ख़त्म करने के लिए 1555 में एक संधि की जाती है। आपस में ये लोग संधि करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ऑक्सबर्ग की ट्रीटी या ऑक्सबर्ग की संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ तक वेस्टफेलिया क्या था। ये वेस्टफेलिया थी, उसकी बैकग्राउंड को हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने वेस्टफेलिया बता दिया कि एक 30 साल का युद्ध था वेस्टफेलिया, जो कि धार्मिक मुद्दे को लेकर लड़ा गया था यूरोप में। बट इसकी जब हम पृष्ठभूमि को देखते हैं कि आखिर वेस्टफेलिया क्यों हुआ, तो इसके पीछे का कारण हमें क्या दिखाई देता है कि जो साम्राज्य थे उस समय वो पोप के अंडर में थे, वो पूरी तरह स्वतंत्र या कह लो संप्रभु नहीं थे। वो अपने डिसीजन पूरी तरह लेने में सक्षम तो थे, बट पूरी तरह नहीं ले पाते थे वो डिसीजन पूरी तरह। और फिर जो कैथोलिक चर्च था उसका विरोध किया गया मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने फिर उसका विरोध किया, क्योंकि अब पुनर्जागरण का आंदोलन हो रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जो धर्म है उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बहुत सारी भ्रष्टावादी नीतियां हैं चर्च के अंतर्गत। तो अब विरोध करना शुरू किया गया और एक प्रोटेस्टेंट सामने आ गया, जो कैथोलिक चर्च के अपोजिट में एक प्रोटेस्टेंट लोग सामने आ गए, जिन्हें प्रोटेस्टेंट चर्च भी बनते हैं। तो प्रोटेस्टेंट चर्च भी कह सकते हो आप, प्रोटेस्टेंट लोग भी कह सकते हो। तो दोनों आमने सामने आ गए। अब कुछ जो स्टेट थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाना चाहते थे, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को अपनाना चाहते थे। कुछ जो थे वो कैथोलिक ही रहना चाहते थे स्टेट। तो इसीलिए ये दोनों स्टेट आमने सामने आ गए, इनमें युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, और इसीलिए साइन की गई 1555 की ऑक्सबर्ग की संधि। ऑक्सबर्ग की संधि को साइन किया गया, ट्रीटी को साइन किया गया, और इस ट्रीटी में डिसीजन लिया गया कि इस ट्रीटी या संधि के द्वारा, इस संधि के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि बिना पवित्र रोमन से साम्राज्य से अलग हुए सभी साम्राज्य अपने धर्म को चुन सकते हैं। अब राजा को ही ये अधिकार था, पहले तो देखो राजा को ये अधिकार था कि जो राजा और इस संधि में ये भी कहा गया कि राजा के ऊपर डिपेंड है कि वो जिस धर्म को अपनाना चाहता है अपना सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, कि वो कुछ लोग प्रोटेस्टेंट, कुछ राज्य जो थे वो प्रोटेस्टेंट बनना चाहते थे और कुछ कैथोलिक ही रहना चाहते थे। तो दोनों के बीच क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को ख़त्म करने के लिए ऑक्सबर्ग की संधि लाई गई, जिसमें ये तय हुआ कि देखो, जिसको जो धर्म अपनाना है, जो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट बनना है बन जाए, कोई मतलब नहीं है। राजा को जो अच्छा लगे वो उस धर्म को फॉलो कर ले, और जो जनता होगी वो राजा के धर्म को ही फॉलो करेगी। प्रोटेस्टेंट बनेगी, अगर राजा प्रोटेस्टेंट होगा तो जनता भी प्रोटेस्टेंट ही बनेगी। तो ये सारी बातें की गई और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये हो गई कि पहले जो राज्य आपस में लड़ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। अब क्या हुआ, राजा और जनता इन दोनों में संघर्ष होना शुरू हुआ। वो इसलिए क्योंकि मान लो राजा ने प्रोटेस्टेंट को अब फॉलो किया, प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो किया, प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो किया, या कैथोलिक का विरोध करना शुरू किया, तो पूरी जनता को भी अब वही काम करना पड़ेगा। जनता भी प्रोटेस्टेंट बन जाएगी पूरी की पूरी। हो सकता है कि भाई बहुत सारी जनता चाहती हो कि हम कैथोलिक ही रहें। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ जनता और राजा के बीच में, क्योंकि अब राजा जो धर्म फॉलो करेगा, ऑक्सबर्ग की संधि में यही राजा को अधिकार दिया गया कि राजा जो फॉलो करेगा, जो धर्म, चाहे वो कैथोलिक धर्म फॉलो करे या प्रोटेस्टेंट धर्म फॉलो करे, वो जनता भी फिर उसी का धर्म फॉलो करेगी। तो अब राजा और जनता के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। ये जो 30 वर्ष का ये जो युद्ध था वो कैथोलिक लीग और प्रोटेस्टेंट यूनियन के बीच लड़ा गया था। कैथोलिक लीग में जैसे कि फ्रांस, स्पेन जैसे देश शामिल थे, हैब्सबर्ग जैसे जो छोटे साम्राज्य थे वो शामिल थे, और जो प्रोटेस्टेंट यूनियन था उसमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे शामिल थे। तो इनके बीच ये
30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। हालांकि इसकी चपेट में जो 30 वर्षीय युद्ध था पूरा का पूरा यूरोप ही आ गया था। 30 वर्षीय युद्ध में पवित्र रोमन साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दी गई। धीरे धीरे अलग अलग समूह इससे जुड़े और पूरा यूरोप इसमें समाहित हो गया, पहले धर्म के लिए, फिर राजनीतिक शक्ति के लिए। देखिए, पहले धर्म को लेकर लड़ाई हो रही थी कि हमें प्रोटेस्टेंट अपनाना है, हमें कैथोलिक चर्च की नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक मैं अलग से आपको समझाऊंगा। तो ये धर्म को लेकर पहले लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। बट अब ये जो लड़ाई हो रही थी 30 साल का जो ये युद्ध हो ही रहा था, चलते ही चला जा रहा था, अब इसी में राजनीतिक विषय भी शामिल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 30 वर्ष का युद्ध था, शुरू में तो इसमें धर्म को लेकर, धर्म ही मेन मुद्दा था, धर्म को लेकर लड़ रहे थे लोग। बट फिर इसमें राजनीतिक शक्ति जुड़ गई। अब राजनीतिक शक्ति के लिए कि हम संप्रभु होंगे, हम ही सबसे ज़्यादा संप्रभु होंगे, हमारे पास पूरी डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, राज्य अब इसके लिए आपस में लड़ने लगे। कई समूहों के बीच, कई साम्राज्यों के बीच ये लड़ाई लड़ी गई और फिर अंत में जब समझ में आने लगा राज्यों को, साम्राज्यों को, समूहों को, अलग अलग जो लड़ रहे थे, कि इसका कोई अंत नहीं हो रहा, जब इसमें बहुत लाखों लोग मारे गए यूरोप में, यूरोप की हिस्ट्री में इसमें मतलब एक बहुत ही, इसे कह सकते हो, बहुत ऐसा टाइम था जब इतने सारे लोग मारे गए थे इस युद्ध में। तो इस युद्ध में जब इतने सारे लोग मारे गए, एट द एंड सबको जब समझ में आने लगा कि इस युद्ध का कोई अंत नहीं हो सकता, सही से इसका कोई अंत नहीं हो सकता, कि आप कोई भी चीज़ किसी दूसरे पर थोप नहीं सकते। जब ये सारी बातें तय हुई तो अब एक ट्रीटी साइन की गई, एक संधि साइन किया गया, जिसे वेस्टफेलिया की संधि कहते हैं। और इस वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा ही इस युद्ध को खत्म किया गया। जब 30 वर्ष का युद्ध खत्म हो रहा था, मतलब 30 वर्ष होने वाले थे, तो उससे 1-2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही ये विचार फिर धीरे धीरे पैदा हो रहा था कि इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है युद्ध का। तो अब संधि के लिए प्लानिंग की जा रही थी और फिर अंत में 1648 में, जैसे कि हम जानते हैं, वेस्टफेलिया की संधि होती है, जिसे वेस्टफेलिया की शांति संधि कहा जाता है। वेस्टफेलिया की शांति या पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है। अब हमें समझना है कि आखिर ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया क्या थी। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी कुछ कीवर्ड्स मैं समझा देता हूँ। जो वेस्टफेलिया है वो एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, अब एक शहर जिसे कह सकते हैं। और वेस्टफेलिया में 3 संधियाँ हुई थी। अब वेस्टफेलिया में 3 संधियाँ हुई थी, जिसे हम टोटल कहते हैं, उन तीनों को ही मिलाकर हम कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफेलिया या वेस्टफेलिया की संधि। तो वेस्टफेलिया की संधि में 3 संधियाँ, 3 ट्रीटी साइन की गई थी, जो कि 2 शहर हैं। वेस्टफेलिया के अंदर ही 2 छोटे छोटे और भी उपनगर कह सकते हो शहर हैं। एक है ऑक्सनाबर्ग और दूसरा है मुंस्टर। तो एक संधि ऑक्सनाबर्ग में की गई और 2 संधि मुंस्टर में की गई थी। और ये कहाँ पर है? वेस्टफेलिया में ही है। तो नॉर्मली इसे वेस्टफेलिया की संधि कहा जाता है। तो यहाँ ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि। अब बात करते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि क्या थी। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि वेस्टफेलिया की संधि वो संधि थी जिसके द्वारा वेस्टफेलिया का जो युद्ध था वो पूरी तरह खत्म हो गया। वेस्टफेलिया का युद्ध मतलब जो 30 इयर्स जो वॉर चली आ रही थी यूरोप में, उसका अंत हो गया। फर्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा जो, और इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब इस संधि के द्वारा कई सारी चीज़ें डिसाइड की गई, कई सारी चीज़ें निर्धारित की गई। अब उनको एक 1 बाय 1 हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला ये कि अब इस संधि ने ये तय कर दिया, इस संधि में सभी साम्राज्यों ने ये स्वीकार किया, जो राजा होगा वो संप्रभु होगा, सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब है कि उसको ये अधिकार है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत जो डिसीजन वो लेना चाहता है वो ले सकता है, और राज्य के बाहर जो डिसीजन वो लेना चाहता है ले सकता है। मतलब कि अब वो पूरी तरह स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। सबसे बड़ी जो पावर होगी वो राजा ही होगा, कोई धर्म का प्रमुख व्यक्ति नहीं होगा, सब कुछ राजा है। मान लो कोई स्टेट है, ये कहा गया मीटिंग में, संधि में, कि मान लो कोई स्टेट है, स्टेट ए है और वहाँ का राजा एक एक्स है। अब स्टेट जो ए है, जिसका नाम ए स्टेट है, अगर वहाँ का राजा एक्स है तो सबसे जो बड़ा व्यक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, वो सबके सब उस राजा के पास होगी। कुछ और कहीं से कोई डिसीजन लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आएगा। जो सब कुछ है वहाँ का, वो राजा ही है। वहाँ का प्रधान व्यक्ति ही सब कुछ होगा उस राज्य का। उस राज्य को जो करना है वो उसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग करेगा।
करना होगा, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, संप्रभु है। तो सबसे पहली चीज की गई वेस्टफेलिया के द्वारा कि इस संधि के द्वारा तो एक तो ये होगा कि अंत हुआ युद्ध का, बट सबसे बड़ी जो चीज की गई वो ये की गई कि राजा को सुप्रीम बनाया गया, राजा को क्या किया गया, सबसे प्रमुख बनाया गया, सॉवरेन, पूरी तरह स्वतंत्र संप्रभु बनाया गया। दूसरी चीज ये की गई कि अब राजा को ही ये अधिकार हो गया कि राजा अपनी प्रजा का धर्म निर्धारित करेगा, ये डिसीजन राजा के ऊपर ही है। जैसे कि पहले राजा करता था, आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कई सारी गवर्नमेंट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट करती नहीं है पाकिस्तान में इस्लाम वहाँ का राज्य धर्म है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इस्लाम को ज़्यादा वरीयता दी गई है वहाँ पर। या इंग्लैंड में जो क्रिश्चियनिटी है वो वहाँ का धर्म है राज्य के द्वारा। भारत में ऐसा नहीं है हालांकि, बट ये जो चीज़ की गई है वो आज सरकार के द्वारा की जाती है। बट पहले उस समय क्या घोषणा की गई कि राजा को ये अधिकार है कि वो अपनी प्रजा का धर्म निर्धारित कर सकता है, ये अधिकार दिया गया इस संधि के द्वारा। अब तीसरा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी गई, बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। देखो अब यहाँ पर इस संधि में, हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर तो नहीं, बट फिर भी ये चीज़ की गई इस संधि के द्वारा कि अब ये कोशिश की गई कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टेट सुप्रीम ना बने। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा ना बने। जैसे कि मान लो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, या अलग अलग साम्राज्य हैं, तो यहाँ पे ये घोषणा की गई कि ट्रीटी के द्वारा ये प्लानिंग की गई कि देखो सभी बैलेंस ऑफ पावर बनाकर रखेंगे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। जैसे कि अगर मान लो एक इंग्लैंड है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है, तो ऐसे में इंग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि दो राज्य, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, आपस में एकजुट हो जाएं ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, बिगड़े ना। क्योंकि जो शक्तिशाली होगा वही आक्रमण करेगा और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इस पर रोक लगाई गई। तो बैलेंस ऑफ पावर को ध्यान में रखने की कोशिश की गई। अब इस ट्रीटी के द्वारा, इस संधि के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई कि जो राजा है वो एक निर्दिष्ट क्षेत्र पर ही राज्य कर सकता है। जो राजा होगा वो एक निर्दिष्ट क्षेत्र पर ही, एक पक्का जो उसका जो एरिया है उसी पर शासन कर सकता है। वो किसी दूसरे पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा नहीं। मतलब अब जो बॉर्डर्स हैं उसको इम्पोर्टेंस दी गई। जो बॉर्डर्स होंगे, बाउंड्रीज होंगी, उनको अहमियत दी गई कि कोई भी, देखो जैसे कि इंग्लैंड है तो इंग्लैंड का शासन यहाँ यहाँ तक है तो ठीक है, आपका जो अधिकार था यहाँ यहाँ तक था, ठीक है, अब आप इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे, आप किसी दूसरे पर आक्रमण करके उसके हिस्से की ज़मीन अपने इलाके में, अपने स्टेट में नहीं मिलाएंगे। ये घोषणा की गई। जो बॉर्डर्स हैं उसको इम्पोर्टेंस दी गई। कहा गया कि एक राज्य दूसरे के बॉर्डर को संप्रभु मानेगा कि वो सॉवरेन है, वो स्वतंत्र स्टेट है, मैं उसके स्टेट को टच नहीं करूँगा। तो बॉर्डर्स को, बाउंड्री को इम्पोर्टेंस दी गई। पहले क्या था, बाउंड्रीज के कारण ही तो लड़ाइयाँ होती थी। बाउंड्रीज थी तब भी अपना साम्राज्य को बड़ा करने के लिए जो साम्राज्य थे आपस में लड़ते रहते थे। बट अब ये इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। जहाँ तक आप हो आप ठीक है, वहीं तक हो, और इतिहास भी गवाह है कि आपकी बाउंड्री यहाँ यहाँ तक थी तो ठीक है, आपका स्टेट यहीं तक है, अब आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि इसके बाद दूसरा स्टेट शुरू होता है और ये उसकी संप्रभुता है कि वो अपने क्षेत्र पर पूरी तरह राज करे, तो आप उसके क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं की गई। अब एक और चीज़ की गई कि अब देखो पहले क्या था, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो युद्ध का सहारा लिया जाता था, बट अब क्या किया गया, अब डिप्लोमेसी को लाया गया। पहले क्या था कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो स्टेट में तो एक ने आक्रमण कर दिया दूसरे के ऊपर, बट नहीं, अब डिप्लोमेसी को लाया गया। हालांकि पहले भी डिप्लोमेसी थी, कूटनीति को फॉलो किया जाता था, बट उतना बड़े लेवल पर नहीं जितना कि इसके बाद वेस्टफेलिया के बाद किया गया। अब वेस्टफेलिया के बाद कूटनीतिक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए देशों ने प्रयास करना शुरू किया। जैसे कि अपने राजनयिक दूसरे देश में भेजे, वहाँ की राजनयिक उनके देश में आ गए, तो ऐसे राजनीतिक संबंध स्थापित किए, कूटनीति का प्रयोग किया गया, किसी को दोस्त बनाया, किसी को दबाने, थोड़ा सा कूटनीति के द्वारा दबाने की कोशिश की गई, बट युद्ध का सहारा लेना बिल्कुल मना कर दिया। तो कूटनीतिक तरीके से एक तरह से मतलब बातचीत के जरिए अपनी बात मनवाने का तरीका लाया गया, तो अब युद्ध को खत्म किया गया। राज्य की आधुनिक धारणा को वेस्टफेलिया की शांति समझौते 1948 के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें
जिसने राज्यों को संप्रभु संस्था बना दिया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक राज्य व्यवस्था के रूप में आ गई, सामने आई। देखिए दोस्तों, आज जो हम राज्य व्यवस्था को देखते हैं वो वेस्टफेलिया की देन है। आज हम देखते हैं ना, अलग जो मैप हम देखते हैं वर्ल्ड का, उसमें हमें सभी देशों की बाउंड्री कंफर्म दिखाई देती है और कोई भी देश अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो दूसरे देश की सॉवरेंटी पर हमला कर रहा है, जो कि गलत होगा, और फिर उस देश को यह अधिकार है कि वो अपनी बाउंड्री के लिए लड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है। और आज हम देखते हैं कि सभी देश राजदूतों का प्रयोग करते हैं, राजनयिक बैठाते हैं अपने दूसरे देशों में, और कूटनीति का प्रयोग करते हैं। तो आज हमें एक आधुनिक राज्य व्यवस्था दिखाई देती है, जो कि वेस्टफेलिया से शुरू हुई थी। और वेस्टफेलिया की जो संधि थी, जो वेस्टफेलिया से जो राज्य व्यवस्था थी, वो यूरोप में सबसे पहले सामने आई। फ्रांस, इंग्लैंड, ये जो देश थे, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को निश्चित कर लिया। स्पेन हो गया, ये सब जो देश थे, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को कंफर्म किया, हमारी बाउंड्रीज़ यहाँ तक हैं। तो ये एक राज्य व्यवस्था के रूप में सामने आए। और ये जो विचार था नेशन स्टेट का, ये नेशन स्टेट बन गए थे। अब इन्होंने अपने नागरिकों को, अपने लोगों को नागरिकता प्रदान करनी शुरू की, अपने लोगों को अहमियत दी, अपनी अलग अलग जो संस्कृति थी उसको उजागर किया। तो ये नेशन स्टेट बन गए थे। और ये जो विचार था आधुनिक राज्य का, फिर ये विचार इन्हीं लोगों के द्वारा उत्तरी अमेरिका में फैला, फिर उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका में, फिर जो उपनिवेश बनाए इन यूरोपीय देशों ने, जैसे कि भारत को उपनिवेश बनाया, अफ्रीका को उपनिवेश बनाया, तो यहाँ पर भी इस राज्य व्यवस्था का प्रसार हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक आधुनिक राज्य व्यवस्था स्थापित हो जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर ये वीडियो बन रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वीडियो बनाना, इसीलिए बैकग्राउंड नॉइज़ में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट आई थिंक मेरी आवाज़ जो होगी वो क्लियर होगी। तो देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि वेस्टफेलिया वगैरह हो गया और एक आधुनिक राज्य प्रणाली सामने आई। तो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया वेस्टफेलिया क्या था, वेस्टफेलिया से पहले की स्थिति क्या थी। पहले क्या थे, सब साम्राज्य थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, बट अब वेस्टफेलिया के बाद सब एक बाउंड्री के निश्चित दायरे में आ गए और इस तरह सब संप्रभु हो गए। बट यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ये भी ध्यान दो कि वेस्टफेलिया की संधि होने के बाद क्या कोई युद्ध नहीं हुआ यूरोप में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, ठीक था, सब कुछ सही था। बट ऐसा नहीं है कि एक दूसरे राज्य ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, बट वो थोड़ा कम हो गया। और अगर जैसे कि फ्रांस के ऊपर अगर जर्मनी ने आक्रमण किया, तो अब सभी देशों ने फ्रांस की बात भी मानी। जो वेस्टफेलिया की संधि थी ना, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, तो दो चार जो अलग देश थे उन्होंने उसके दर्द को समझा जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है। उन्होंने माना कि ये जो एरिया था वो फ्रांस का है, तुमने क्यों आक्रमण किया, तो गलत है, तुम आक्रमण नहीं कर सकते। तो ऐसे लेजिटिमेसी मतलब एक वैधता मिल गई थी राज्य को। थोड़े बहुत युद्ध हुए, बट फिर भी काफ़ी कम हो गए यूरोप में युद्ध, बट एक लेजिटिमेसी मिली। तो वेस्टफेलिया की संधि की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे वेस्टफेलिया की संधि क्या थी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। और वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।